नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की वाइस चेयरमैन का निधन, 64 की उम्र मिली अंतिम सांस। आरओएजी ने वित्त वर्ष की पहली छमाही में 4 गुना वृद्धि दर्ज की। संजीव बिष्ट को चुना गया AISEF का अध्यक्ष, शुभकामनाओं की हो रही बौछार। IPO निवेशक हो जाएं तैयार, आज से इस कंपनी में निवेश का मौका। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का गुरुग्राम स्थित फार्म हाउस हुआ सील, अवैध तरीके से बनाने के हैं आरोप। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में आयोजित किया गया किसान जागरूकता अभियान। फिक्की द्वारा आयोजित किया गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवार्ड 2022। ड्रोन खरीदने का सुनहरा मौका, 4 लाख रुपए दे रही सरकार, कम खर्च में ही निपट जाएंगे सभी काम। पठानकोट के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी, राहुल गांधी का GST नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर वार। मुर्गी की कुकड़कू से डॉक्टर की नींद में पड़ती है खलल, थाने में शिकायत कर लगाई मदद की गुहार। राजस्थान में 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन मिलेगा दूध, CM गहलोत का नया ऐलान। शेरों से भी भिड़ सकती है ये भैंस, महीने में देती है 1000 लीटर से ज्यादा दूध। राजस्थान के किसानों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए के इनाम, जल्द करना होगा आवेदन। उत्तराखंड में आधे दामों पर खरीदे पशु चारा, साइलेज पर भी पाएं 75% की सब्सिडी। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम S किर्लोस्कर का निधन हो गया है। वे 64 वर्ष के थे। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। आज बेंगलुरु के हेबल शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। विक्रम किर्लोस्कर के परिवार में उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटी मानसी किर्लोस्कर हैं। कंपनी की ओर से जारी की गई आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि वाइस चेयरमैन विक्रम S किर्लोस्कर का निधन हो गया है। ये सूचना देते हुए हमें बेहद दुख हो रहा है। दुख की इस घड़ी में हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो वहीं बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार ने इस मौके पर कहा कि विक्रम की चौंकाने वाली निधन से वह टूट गई हैं। वह एक ऐसे प्यारे और सच्चे मित्र थे जिन्हें मैं बहुत याद करूंगी। मैं उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटी मानसी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच RAG ने वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के राजस्व में रिकॉर्ड तोड़ 4 गुना वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने 14.38 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, जो पिछले साल के आधार पर 3.86 करोड़ से अधिक है। ये मुनाफा इस अवधि में सकल राजस्व में 6 गुना वृद्धि से संचालित हुआ है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म का UM 15,000 करोड़ से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा अनाज वाणिज्य मंच बनाता है। संकट की बिक्री से बचने के लिए ये प्लेटफॉर्म किसानों को फसल के तुरंत बाद अपने उपज को स्टोर करने में सक्षम बनाता है और साथ ही ये किसानों को कई खरीदारों से जोड़कर उपज बेचने में भी काफी मदद करता है। संजीव बिष्ट, जो कि ITC लिमिटेड में स्पाइसेस एंड एक्वा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हें द ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपर्ट फोरम का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि AISEF साल 1987 से देश में मसाला निर्यातकों की हितों की रक्षा करने की दिशा में काम कर रहा है और इसके साथ ही मसाला उद्योग और उसके हितधारकों के लिए एक स्थायी विकास समर्थक कारोबारी माहौल तैयार करता है। गौरतलब है कि ये जानकारी खुद संजीव बिष्ट ने अपने लिंक्डइन पर शेयर की है। तो वहीं अपनी इस नई उपलब्धि के लिए उन्होंने लोगों से शुभकामनाएं और सहयोग की उम्मीद की है। आइए बढ़ते हैं शेयर बाजार की ओर। अगर आप IPO निवेशक हैं तो आज ही एक कंपनी का IPO खुल रहा है और एक IPO के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है। यूनिपार्ट्स इंडिया IPO के सब्सक्रिप्शन की आज से शुरुआत हो रही है। निवेशक 2 दिसंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। 7 दिसंबर से शेयर का अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के आधार पर 8 दिसंबर को रिफंड जारी किया जाएगा। तो वहीं 9 दिसंबर को शेयर निवेशकों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वहीं इस IPO की लिस्टिंग 12 दिसंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि यूनिपार्ट्स इंडिया IPO का आकार 835 करोड़ का है। इश्यू प्राइस 548 से 577 रुपए रखा गया है। एक लॉट 25 शेयरों का होगा। रिटेल निवेशकों को कम से कम 1 लॉट शेयर खरीदना होगा, जिसकी वैल्यू 14,425 रुपए होगी। तो वहीं रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट शेयर खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू 18,07,525 रुपए होगी। स्मॉल HNI को कम से कम 14 लॉट खरीदना होगा, जिसकी वैल्यू 2,01,950 रुपए होगी। वे अधिकतम 17 लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10,09,750 रुपए की गई है।
तो वहीं मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खी की वजह उनका कोई गाना नहीं बल्कि उन पर हरियाणा के गुरुग्राम में हुई कार्रवाई है। दरअसल गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सोहना में दमदमा झील के पास गायक दलेर मेहंदी समेत 3 लोगों के फार्म हाउस को सील कर दिया है। नगर नियोजन संबंधी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। जिला नगर नियोजक अमित मधोलिया ने कहा कि ये झील के जलग्रहण क्षेत्र में बने अनाधिकृत फार्म हाउस थे। इन तीनों फार्म हाउस को सील कर दिया गया है। इन्हें बिना किसी अनुमति के अरावली रेंज में बनाया गया था। आपको बता दें कि सोनिया घोष बनाम हरियाणा राज्य मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का पालन करते हुए पुलिस की मदद से तीनों फार्म हाउसों के खिलाफ ये अभियान चला गया। कार्रवाई के दौरान सदर सोहना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम वहां तैनात की गई। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिन 3 फार्म हाउस को सील किया गया है उसमें से एक फार्म हाउस पंजाब गायक दलेर मेहंदी का है, जो कि करीब 1.5 एकड़ एरिया में बना हुआ है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में 29 से 30 नवंबर तक एग्रोरोक गांव थोबाल जिले और सोतन गांव कामचोक जिला मणिपुर में बागवानी फसलों के उत्पादन तकनीकी और मूल्य श्रृंखला के विकास पर 2 दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किसानों को बागवानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। फिक्की द्वारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवार्ड्स 2022 के दूसरे संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य उन कार्यक्रमों को पहचानना और प्रदर्शित करना है जो स्थायी कृषि विकास को बढ़ावा देते हैं और जो किसानों की आय में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य कृषि स्थायी प्रथाओं के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन समाधानों के आदान प्रदान में मदद करना है। गौरतलब है कि यस बैंक इस पहल का नॉलेज पार्टनर है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। आधुनिकता के दौर में नई नई तकनीक और मशीनों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। एक समय ऐसा भी था जब बड़ी जमीन पर कृषि कार्य में कई दिन लग जाते थे, कई मजदूरों से काम करवाना पड़ता था, जिससे खेती की लागत भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब कृषि ड्रोन के आ जाने से कई दिनों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। चाहे फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करना हो या तरल यूरिया का इस्तेमाल, इन सभी कामों के अलावा ड्रोन में लगे कैमरे से फसल की निगरानी भी अब आसान हो जाती है। बड़ी बड़ी जमीनों वाले किसान या संपन्न किसानों के लिए कृषि ड्रोन खरीदना आसान होता है, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस तकनीक को अपनाना संभव नहीं है, जिसके पीछे कारण है इसकी खरीद की लागत। और इस चुनौती के मद्देनजर अब किसानों को कृषि ड्रोन की खरीद पर 40% की सब्सिडी यानी कि 4 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है कि ड्रोन एप्लीकेशन से सहकारी समिति, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को कस्टम हायरिंग सेंटर यदि कृषि ड्रोन खरीदते हैं तो इसकी मूल लागत पर 40% की सब्सिडी या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट में CWC क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किसानों, व्यापारियों और मिलर्स के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां किसानों को खेती और व्यापार से संबंधित विशेष जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी और केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए वस्तु और सेवा कर यानी कि GST ने आम लोगों को, खासकर छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनकी नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और GST ने लोगों की रीढ़ तोड़ दी है, खासकर छोटा कारोबार करने वालों की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोविड-19 रोधी लॉकडाउन के दौरान लंबी दूरी तय करने वाले मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी असली तपस्वी हैं, ना कि मैं। इंदौर पुलिस इन दोनों अजीब उलझन में है। दरअसल मामला नींद में खलल पड़ने का है। ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के पास रहने वाले डॉक्टर आलोक मोदी ने पलासिया थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस से पड़ोसी महिला के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि पड़ोसी महिला के मुर्गी की आवाज से वे सो नहीं पाते हैं। अब पुलिस के सामने ये दुविधा है कि मामले को कैसे निपटारा करें। पलासिया थाना प्रभारी संजय सिंह बैस ने डॉक्टर आलोक मोदी की महिला के खिलाफ शिकायत की पुष्टि की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर कई बार ऑपरेशन की वजह से देर रात घर लौटते हैं और घर आने के बाद डॉक्टर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पड़ोसी के मकान से मुर्गे की आवाज सोने नहीं देती है। तंग आकर मुर्गा मालकिन को बताया गया कि आपका मुर्गा सोने नहीं देता है, उसकी आवाज से नींद उड़ जाती है और फिर वो सो नहीं पाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि मुर्गा मालकिन को कई बार बताया गया है कि पड़ोसी का ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों को सप्ताह में 2 दिन दूध देने की घोषणा की है। गहलोत ने इस अवसर पर उपस्थित छात्रों के बीच यूनिफॉर्म का वितरण किया और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और इसी दिशा में ये दोनों ही योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट के लिए कपड़ा दिया जाएगा और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक राज्य के विद्यालयों में करीब 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इस योजना पर 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब शिक्षक और अभिभावक सुनिश्चित करें विद्यार्थी विद्यालय में नियमित यूनिफॉर्म पहनकर ही आएं। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती के साथ साथ पशुपालन का भी बेहद अहम रोल है। गांवों में बड़ी संख्या में किसान गाय, भैंस और बकरी पालन के जरिए अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। गुजरात में पाई जाने वाली जाफराबादी नस्ल की भैंस भी अपनी ताकत और दूध देने की क्षमता की वजह से किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मजबूत कदकाठी वाली जाफराबादी भैंस से अच्छी मात्रा में दूध मिल जाता है। इसका दूध भी 8% फैट होता है जिससे शरीर को मजबूती मिलती है। ये गुजरात के गिर जंगलों से ताल्लुक रखती है। जाफराबादी भैंस रोजाना 30 से 35 लीटर तक दूध देती है। अगर कैलकुलेट करें तो पाएंगे कि ये भैंस महीने भर में 1000 लीटर से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती है। जाफराबादी भैंस काफी ताकतवर मानी जाती है। सौराष्ट्र के गिर जंगलों से ताल्लुक रखने वाली इस भैंस के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये एक शेर से भी लड़ सकती है। गौरतलब है कि इस भैंस की कीमत 1 लाख रुपए तक पार कर जाती है। जैविक खेती को लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बड़े स्तर पर किसान खेती के इस तरीके से जुड़े, इसके लिए सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाती है और इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार जैविक खेती करने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड देने जा रही है। दरअसल राजस्थान कृषि उप निदेशक डॉक्टर गुगुन राम कोटोरिया के मुताबिक 5 वर्षों से कृषि उद्यानिक फसलों में जैविक उत्पादन का कार्य कर रहे तथा कम से कम पिछले 2 वर्षों से लगातार जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करवा रहे किसानों को इस पुरस्कार के लिए वरीयता दी जाएगी। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए उत्कृष्ट तरीके से जैविक खेती करने वाले 3 किसानों का चयन किया जाएगा। उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिला स्तर पर मिलने वाले आवेदनों पर विचार करके एक किसान का चयन करेगी। तो वहीं इस पुरस्कार के लिए जैविक खेती करने वाले किसान 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महंगाई की मार का असर अब पशुपालन क्षेत्र पर भी नजर आ रहा है। देश में पराली के दाम बढ़ने से भूसा, खल और चोकर के भाव आसमान छू रहे हैं। पशु चारे पर बढ़ती महंगाई ने अब पशुपालकों को चिंता में डाल दिया है और इसी समस्या के बीच किसानों की मदद के लिए उत्तराखंड सरकार आगे आई है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए साइलेज और पशुओं के भूसे पर अनुदान देने का फैसला किया है। कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया गया, जिसके तहत प्रवर्तीय और मैदानी इलाकों में साइलेज पशु आहार पर मिलने वाले अनुमान में एक बार फिर 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पशुपालकों को पशु चारे और साइलेज पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब पहाड़ी इलाकों में 6 रुपए और मैदानी इलाकों में साइलेज की खरीद पर 4 रुपए अधिक अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं इस बीच सहकारी विभाग ने भी दूध विभाग के माध्यम से दिए जाने वाले साइलेज पर 75% की छूट देने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में पशुपालकों को पहली बार भूसे पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र के कृषि से जुड़ी खबरें कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज कृषि जागरण की टीम द्वारा FTJ के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 30 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि जागरण का प्रयास है कि इसी तरह से वे हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़ें और उन्हें जागरूक करें। तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ शीतलहर के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। तो वहीं दक्षिण के राज्यों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। दिल्ली में कल सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, तो वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और वहीं तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान्य है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 बोना गेहूं, नंबर 2 संकर मक्का और नंबर 3 ट्रूटिकेल और नंबर 4 सोयाबीन।
तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ऋषि चाकण के साथ। धन्यवाद।